क्या कोई सरमाया कारी हलाल है या हराम? मैं कोई फतवा जारी करने की कैपेसिटी नहीं रखता, फिर भी ये वीडियो बना रहा हूं तो वजह क्या है? मैं दुनिया की बेहतरीन प्रैक्टिस आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप खुद सोचें और खुद फैसला कर सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको असल और नकल में फर्क करने में मदद करेगी। एक अच्छी सरमायाकारी की तरफ जाना भी हमारा हक है और इसमें लोगों की मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। हैदर अली आतिश फरमाते हैं, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जी, हम पाकिस्तानियों के बारे में दुनिया क्या राय रखती है इसके लिए अपने गरेबान में झांकना जरूरी है। हमारा हमसाया भारत चांद पर पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले कहावत थी चंदा मामा दूर के, अब कहावत होगी चंदा मामा एक टूर के। इलोन मस्क मरीख पर नजर अजमाए बैठा है, इसकी न्यूरालिंक इंसानी दिमाग में चिप लगा रही है। खरबपति ब्रायन जॉनसन खुद को सदा जवान रखने के लिए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा है। और अपनी बात करें तो तुर्की हमारा अजीम दोस्त मुल्क है, पुर्तगाल का वतन। जब यूरोप में छापा खाना इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा कर रहा था, तब हमारे तुर्क भाइयों ने छापा खानों को हराम करार देकर पाबंदी लगा दी। एक वक्त में निकाह नामे कागज पर होना भी हराम थे। फिर मसाजिद में पंखे लगाने पर कौम मुतफिक ना थी। लाउड स्पीकर भी एक अरसे तक मौजूए बहस रहा। ऑडियो डिवाइस और कंप्यूटर तक पर बहस हुई। फिर बात स्टॉक एक्सचेंज पर आई, जिसे अब भी कई लोग दुरुस्त नहीं समझते। तो ऐसे में कोई ऐसी मुतफिका चीज होनी चाहिए कि बतौर स्टैंडर्ड जिसे हम परख कर फैसला कर सकें। हलाल हराम का कैसे पता चलता है, ये जानने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स पर इंग्रेडिएंट्स लिख देती हैं। उसके अज्जा को देखकर हम फैसला कर लेते हैं कि इसमें कोई चीज हलाल है या नहीं। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इसी तरह चीजों को देखा जाता है। बॉन्ड्स, गारंटी या स्टॉक, इसका मवाद मौजूद होता है। इसको पढ़कर हम ये फैसला करते हैं कि क्या चीज दुरुस्त है या नहीं। इस हवाले से जामिया अल-अज़हर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरा फतवा और किताबचा मौजूद है, जिसमें ये लंबी बहस मौजूद है, जिसको यहां बयान करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। अहम बात यह है कि दुनिया भर में दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया ने स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू किए, जिसके तहत चोरी, नाइंसाफी, इंसानी हुकूक, जंग, नस्ल कुशी समेत तमाम मामलात पर मुतफिका कवानीन मार्ज़े वजूद में आए। इस तरह दहशतगर्दी की जंग के बाद फाइनेंशियल क्राइम की रोकथाम के लिए दुनिया भर में फाइनेंशियल रूल्स एक जैसे किए गए और एक डेफिनेशन बनाई गई, जिसकी वजह से तमाम मार्केट्स एक ही कानून के मुताबिक चलना शुरू हुई। इसकी तफसील भी बहुत लंबी है जो बोरिंग होगी। हमें यह जानना है कि बिटकॉइन किस कैटेगरी में आता है और दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। तो दुनिया की बेशतर मार्केट्स बिटकॉइन को कमोडिटी के तौर पर लेती हैं। अभी इसकी अमेरिका में स्पॉट ETF की अप्रूवल होगी तो मजीद चीजें वाजे हो जाएंगी। लेकिन बाकी क्रिप्टो करेंसियां कमोडिटी हैं या सिक्योरिटी, इस पर एक बहस अपनी जगह मौजूद है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ज्यादातर क्रिप्टो को सिक्योरिटी करार देता है। गैरी गेंसलर ने क्रिप्टो को फ्रॉड करार देकर इसके खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। तो ये तनाजा अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यहां आगे बढ़ने से पहले बुनियादी तारीफें जान लेते हैं। कमोडिटी या शेयर किसी ऐसी प्राइमरी प्रोडक्ट को कहते हैं जिसकी खरीदो फरोख्त की जा सके और इसकी एक अपनी आजाद हैसियत हो। सिक्योरिटी ये ऐसी चीज को कहते हैं जिसको बतौर गारंटी कहीं रखवाया जा सके, जो मुस्तकबिल में किसी वादे को वफा करने की यकीन दहानी कराए। इन बुनियादी तारीफों के बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या कमोडिटी या सिक्योरिटी की वैल्यू मौजूद है? इसका फैसला हावी टेस्ट की बुनियाद पर होता है, जो 1933 का मारूफ केस है, जिसके तहत ट्रांजैक्शन का आलमी कानून बना, जिसे हावी टेस्ट कहा जाता है। इन कवानीन की बुनियाद पर ही हम इसकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जानते हैं। इसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब किसी चीज में मुनाफे की गर्ज से सरमायाकारी की जाएगी ताकि दूसरे लोग काम करें और इससे मुनाफा कमा कर दें, तो वो सिक्योरिटी होगी। ये वो बुनियादी कवानीन है जिसकी बुनियाद पर आपको ये फैसला करना है कि आप हलाल काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आखिरकार इन्हीं कवानीन की बुनियाद पर क्रिप्टो के मुस्तकबिल का फैसला होगा और पहले तरक्की याफ्ता दुनिया इसे तस्लीम करेगी,
फिर तरक्की पजीर मुमालिक इसी कानून साजी की बुनियाद पर अपनी कानून साजी करेंगे। आखिर में थर्ड वर्ल्ड और मजहबी हल्के इसे अपना लेंगे और तब तक प्राइस आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो चुकी होगी और फिर वो लेट इन्वेस्टर की सूरत में कम फायदा उठाएंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो के यूजर्स की तादाद आज उतनी ही है जितनी 1997 में इंटरनेट यूजर्स की थी। फिर 2000 में इंटरनेट का बबल फटा और फिर 2004 में दोबारा बना, जिसके बाद से आज तक ये कायम है और अब इसका कोई मुकाबला नहीं। इस वजह से जिन लोगों ने इसे सबसे पहले अपनाया, सबसे ज्यादा मुनाफा उन्हीं लोगों ने कमाया। ये मिसाल इस वजह से दे रहा हूं कि आप सब ने अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देखा है। मैं यहां पर किसी मजहबी फतवे के बगैर आपको सोचने की दावत देता हूं कि क्यों आखिर हम चांद पर जाने से लेकर क्रिप्टो तक हर बेहतरीन मौके को लाहैसल बहसो मुबासे का हिस्सा बनाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और बाद में इन तमाम चीजों को रश्क से देखते हैं। हम अब भी चीजों पर खुद फैसले करने के बजाय दूसरों की शक्ल देखते हैं। अमेरिका, बरतानिया समेत कई मुमालिक में क्रिप्टो पर कवानीन अब भी गैर वाज़ेह हैं, लेकिन इन मुमालिक ने अवाम पर सरमायाकारी के मौके बंद नहीं किए। पाकिस्तान में स्टेट बैंक इस हवाले से मुसलसल पाबंदी के बयान जारी करता है। हावी टेस्ट के तहत जो कॉइन्स सिक्योरिटी के जुमरे में आते हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए और किसी भी तरह उन्हें कमोडिटी करार नहीं देना चाहिए। इन पर वही कानून साजी भी होनी चाहिए ताकि लोग हलाल हराम जैसी बहस से निकलें और इस हवाले से वजाहत मौजूद हो। लेकिन इस सब के दौरान बिटकॉइन जैसी कमोडिटी पर जब दुनिया भर में वजाहत मौजूद है तो कम से कम इस हवाले से लोगों को कंफ्यूज रखना और उन्हें एक बेहतरीन सरमायाकारी के मौके से महरूम होने देना दुरुस्त नहीं है। आप सबको इस हवाले से मजीद रिसर्च करनी चाहिए और इन कॉइन्स की तलाश करनी चाहिए जो मयार पर पूरे उतरते हैं, क्योंकि बिलाखिर दुनिया में इस हवाले से वजाहत आ ही जाएगी। गलीलियो गैलीलाई ने जब यह दरियाफ्त किया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तब उस पर भी फतवा लगा। उसको धर लिया गया और फिर जबरदस्ती बयान दिलवाया गया कि शैतान ने उसे बहका दिया था, इसलिए यूं ओल फोल बक गया वो। दुनिया के गिर्द सब कुछ गर्दिश कर रहा है, माफी दें, मेरी जान बख्श दें। गलीलियो ने यह कुछ किया तो गलीलियो को माफी मिल गई, लेकिन बाकी उम्र वो घर पर नजरबंद रहा और कभी बाहर नहीं आया। ब्रूनो को माफी नहीं मिली, उसको स्टेक पर जलना पड़ा। सुकरात पर इल्जाम लगा कि नौजवानों को नए ख्यालात से बहकाता है, तो उसको जहर का प्याला पीना पड़ा। लेकिन तारीख उन लोगों की मुखालफत करने वालों के नजरियात को रौंद कर बेरहमी से आगे बढ़ गई और जो नजरिए आफाकी थे, यूनिवर्सल थे, उन्होंने अपनी सच्चाई वक्त के साथ साबित की। बोनो के देश में जाने वाले लंबू की कहानी हर किसी ने पढ़ रखी होगी या इस पर कोई ना कोई फिल्म और ड्रामा देख रखा होगा। ये लंबू जोनाथन स्विफ्ट का गलीवर है, जो नगर नगर फिरने वाला मुसाफिर है। गलीवर्स ट्रेवल में जोनाथन स्विफ्ट ने इंसानी रवैयों पर बेरहमाना तनकीद की है। बोनो के देश के सफर की कहानी में जोनाथन स्विफ्ट गलीवर की जुबानी एक दिलचस्प लड़ाई का किस्सा सुनाते हैं। होता यूं है कि लिलीपुट में दो तरह के लोग रहते हैं, द बिग एंडियंस और द स्मॉल एंडियंस। अब इन दोनों ग्रोहों के दरमियान वजह तनाजा यह है कि उबले हुए अंडे को उसके बड़े सिरे से तोड़ना है या छोटे सिरे से तोड़ना है। उबले अंडे को बड़े सिरे से तोड़ने के हामी लोग बादशाह के बागी हैं, क्योंकि बादशाह चाहता है कि उसकी अवाम उबला हुआ अंडा छोटे सिरे से तोड़े। तो मुझे लगता है कि हमारे यहां भी किसी नई टेक्नोलॉजी को फरोग देने की बजाय अंडा कैसे तोड़ना है, इसकी बहस में लोगों को परेशान रखा जाता है, उलझाया जाता है। आप इस बारे में मजीद सवाल करें। सवाल इल्म की बुनियाद रखता है। हो सकता है कि मुझे भी सोचने का कोई नया अंदाज मिल जाए, हम सब मिलकर किसी और नतीजे पर पहुंचे। नॉलेज इज पावर। मुस्तकबिल में झांकने की कोशिश करें। दुनिया एक साइंस फिक्शन फिल्म बनने जा रही है। आज से 5 और 10 साल बाद दुनिया में आपके इर्द गिर्द क्या कुछ तब्दील होता देख रहे होंगे। कमेंट्स में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, घंटी भी बजा दिया करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।